हे गाइस, इस संबंध विधि और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी के बारे में। अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले एक लाइन आपको सुनाऊंगा और इस लाइन से अपने आप को मोटिवेट करने का प्रयास करना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका इस समय कॉन्फिडेंस थोड़ा गिर चुका होगा, तो उन सब के लिए हम एक लाइन कहने वाले हैं। प्लीज़ इस लाइन को समझना और इससे अपने आप को एक अच्छी एनर्जी देने का प्रयास करना। लाइन है, अगर टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना कि बिना मेहनत तख्तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी की मोहताज नहीं होते। तो आई थिंक आज हमारा एनर्जी की क्लास है और आज आपको इस लाइन से भी कुछ एनर्जी मिली होगी। तो इस एनर्जी का एक अच्छा इस्तेमाल करना और इस लेक्चर को कंटिन्यू और विद हाई कंसंट्रेशन देखना। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और चर्चा करते हैं एनर्जी की। एनर्जी क्या है? एनर्जी क्या है? आप अपने जीवन में बहुत सारे कार्य करते होंगे। आप अपने जीवन में बहुत सारे कार्य करते होंगे। क्या उस कार्य करने के बाद आपको थकान महसूस होती है और आप ये कहते हो हमारी एनर्जी लॉस हो चुकी है? तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा जो एनर्जी है इसका कार्य के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होगा। अगर आप कुछ ज़्यादा कार्य करते हो तो थकान आपको लगती है और प्लस पे घर बैठ के खाना खाते रहते हो तो आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है, काम करने का जज्बा बहुत ज़्यादा होता है आपके अंदर। ऐसा होता है। तो मतलब एनर्जी का कनेक्शन कहीं ना कहीं वर्क के साथ है और ये बात बिल्कुल सही है। जो आपको ऐसा लगता है बिल्कुल सही बात है। एनर्जी को जो डिफाइन किया गया था बेसिकली वर्क के साथ ही डिफाइन किया। एनर्जी को क्या बोला गया? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू द वर्क। किसी कार्य करने के लिए जिस कैपेसिटी की जरूरत होती है वो कैपेसिटी क्या होती है? एनर्जी कही जाती है। आई थिंक इससे आपको थोड़ी सी क्लियरिफिकेशन मिला होगा। अब इस चीज को और सारे एग्जांपल में रिलेट कर सकते हो। जैसे आप कभी कभी दौड़ने जाते हो तो कुछ दूर तक दौड़ते हो, उसके बाद थक जाते हो क्योंकि आपकी एनर्जी लॉस हो जाती है। ओके, आगे अब चलते हैं, इसे को डिफाइन करते हैं, फिर और थोड़ा टाइप ऑफ एनर्जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो एनर्जी क्या है ये बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। अब एनर्जी क्या है? एनर्जी इज अ कैपेसिटी एनर्जी बेसिकली capacity to do the work। कार्य करने के लिए जो कैपेसिटी रिक्वायर होती है बेसिकली उसी को हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी हमारे पास बहुत तरीके होती हैं, मसल्स एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लेकिन हम अपने इस फिजिक्स के चैप्टर में मैकेनिकल एनर्जी की चर्चा करेंगे। तो आज हम किसकी चर्चा करने वाले हैं? मैकेनिकल एनर्जी की। भैया मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? ओके, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है इसे भी समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी को कैसे डिफाइन किया गया? द कैपेसिटी ड्यू टू व्हिच अ ऑब्जेक्ट कैन अप्लाई अ फोर्स एंड डू द वर्क डिस्प्लेसमेंट। मतलब वह सब कैपेसिटी जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगा के अपना डिस्प्लेसमेंट करा लेता है, तो उस कैपेसिटी को हमने क्या बोला? मैकेनिकल एनर्जी। तो चलिए मैकेनिकल एनर्जी को भी डिफाइन कर लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, इसके लिए लिखें एक लाइन, द कैपेसिटी due to which a object can apply a force and do the displacement। ठीक है भैया, किसी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी कैपेसिटी जिसकी वजह से वो फोर्स लगा के अपना डिस्प्लेसमेंट करा लेती है,
तो उस कैपेसिटी को हम मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कंसीडर करते हैं। अब जो हमारे अंदर मैकेनिकल एनर्जी होती है, जो मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास है, वो दो तरीके की है। कौन कौन सी? इनका फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ। एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। एक क्या है? एक इसमें है काइनेटिक एनर्जी, और एक इसमें है पोटेंशियल एनर्जी। और आज की अपनी क्लास में हम काइनेटिक एनर्जी को भी पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को भी पढ़ेंगे। तो एक क्लास आपके एनर्जी के बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कह रहा हूं इसे अच्छे कंसंट्रेशन के साथ देखना। अगर यहाँ के कॉन्सेप्ट मिस कर दिए तो आई थिंक आने वाले लेक्चर्स में एनर्जी की चर्चा ज़्यादा होगी और उसमें आप कंफ्यूज ही रहोगे। इसलिए आपको आगे समस्या आना है तो यहाँ से भी आपको सीरियस होना ज़रूरी है। तो चलिए आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे हम चर्चा करते हैं अपनी काइनेटिक एनर्जी पे। आई थिंक आप इसे नोट कर लिए होंगे। चलते हैं, बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी डिफाइन है बेसिकली मोशन के लिए। जब आप मोशन में होते हो तो आपको उस मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसका नाम बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का रखा गया। उसका नाम क्या रखा गया? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऐसा इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, बोल सकते हैं द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट by virtue of its motion। virtue of its motion मतलब किसी ऑब्जेक्ट के चलने की वजह से, मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसका नाम होता है काइनेटिक एनर्जी। अगर एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, सपोज करो एक ऑब्जेक्ट, कोई मास इसका m है, वेलोसिटी इसके पास v है, इसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी डिफाइन की गई है वो क्या है? हाफ mv²। ये क्या है? इसके लिए काइनेटिक एनर्जी डिफाइन की गई है। आप बचपन की क्लासों में इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, लेकिन आज इसका पढ़ने का लेवल एक अलग ही होगा। ठीक है, हाफ mv²। इसके से पहले हम आगे चर्चा करें, क्या आप मोमेंटम के बारे में थोड़ी बात जानते हो? आई थिंक मोमेंटम तो हमने अभी पढ़ाया नहीं है, तो आपको उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन मोमेंटम क्या है इतनी बात आप जानते होंगे, क्योंकि इसकी चर्चा हम न्यूटन सेकेंड लॉ में कर चुके हैं। तो मोमेंटम को हमने बताया था P = mv²। क्या काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के फॉर्म में लिखा जा सकता है? तो कुछ बच्चों का जवाब आया जी सर। और काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है? तो हाफ, या ऐसा लिखो P²/2m। P क्या है? मोमेंटम। अगर मोमेंटम की वैल्यू mv रखोगे तो mv²/2m मतलब हाफ mv²। ठीक है, कोई डाउट है? तो काइनेटिक एनर्जी को P²/2m या काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² लिखा जा सकता है। समस्या यहाँ पे आपके दिमाग में ये आ रही होगी, अगर आप थोड़ा गौर से पढ़ रहे हो, काइनेटिक एनर्जी पहले रिलेशन में, यानी काइनेटिक एनर्जी इसको हाफ mv² में काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास की। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास पे, वही काइनेटिक एनर्जी P²/2m में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास की। जनाब समस्या इस बात की है, रिलेशन हम पहला सही माने या दूसरा? आपके दिमाग और जहन में क्या बात चल रही है, प्लीज उसे इन्फॉर्म करना, और इन्फॉर्म करने का तरीका नीचे कमेंट बॉक्स है। ओके, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मास पे भी रिलेट कर रही, काइनेटिक एनर्जी यहाँ से मास पे भी रिलेट, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या एक चीज ऐसा हो सकता है? क्या एक चीज पॉसिबल है? या एक गिवन रिलेशन गलत है?
जो भी आपके दिमाग में दिल में बातें चल रही हो आप उसे शेयर कर सकते हो हमारे साथ विद द हेल्प ऑफ कमेंट बॉक्स। आगे चले इसकी चर्चा और बढ़ाएं। अच्छा, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करने की आवश्यकता होगी। देखो भाई, अगर हमारे पास एक m मास का क्या है, m मास का क्या है, ट्रैक्टर है। बहुत कम लोग इसे जानते होंगे यार, कहां आप जानोगे। एक m मास का ट्रैक्टर है और एक या m0 मास का ट्रैक्टर है, और एक क्या है, एक हमारे पास कार है m मास की। क्योंकि हमें पता है, या इसका मास ऑफ ट्रैक्टर mt बोलो, मास ऑफ कार mc बोलो, क्योंकि हमें पता है ट्रैक्टर भारी होगा कार से, तो मास ऑफ ट्रैक्टर हमें पहले से ही पता है, मास ऑफ कार ग्रेटर देन मास ऑफ कार। ट्रैक्टर चल रहा है v वेलोसिटी से, मास कार भी चल रही है v नॉट वेलोसिटी से, दोनों चल रहे हैं v नॉट वेलोसिटी से, दोनों चल रहे हैं। हमें बताना है किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। दोनों अगर v नॉट वेलोसिटी से चले तो एक का मास ऑफ ट्रैक्टर है, एक का मास ऑफ कार है, मास ऑफ ट्रैक्टर ज्यादा है मास ऑफ कार से, तो आपको पता चलेगा कि भैया अगर यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के। क्योंकि जब हमने इस बात को लिखा था तो हमने लिखा था काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ mvg², और अगर काइनेटिक एनर्जी मास के प्रोपोर्शनल है दैट्स मीन वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगी। और यहां से हम ये बात बोल पाएंगे क्योंकि ट्रैक्टर का मास ज्यादा है, इसलिए हम बोल पाएंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रैक्टर ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार। ठीक है, क्योंकि ट्रैक्टर का मास ज्यादा था और वेलोसिटी दोनों में गिवन कांस्टेंट थी। जनाब यही काम अगर थोड़ा सा खेल उल्टा कर दिया जाए, अगर बोल दिया जाए दोनों के पास मोमेंटम p0 है, दोनों के पास, अब दूसरा क्वेश्चन है और इसे आप अलग लिखिएगा अपने नोट्स में, अब दोनों के पास मोमेंटम क्या है, p0 है, लेकिन अब भी एक बात तो सही ही होगी, मास ऑफ ट्रैक्टर ज्यादा होगा मास ऑफ कार से। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ। अब दोनों में मोमेंटम कांस्टेंट दे दिया गया है, मोमेंटम p0 दे दिया गया है, और हमसे कहने को बोला है कि भैया काइनेटिक एनर्जी पे कमेंट करके बताओ। तो आपके दिमाग में ये ख्याल जाना चाहिए, जब मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो दैट्स मीन काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। कैसे? हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p²/2m, कीड़ा आ गया, ठीक है, p²/2m। अच्छा, क्योंकि अगर मोमेंटम दोनों का कांस्टेंट है दैट्स मीन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, क्योंकि 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है, 2 तो कांस्टेंट ही है, हाफ हाफ मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो मास ऑफ ट्रैक्टर ज्यादा है तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रैक्टर लेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार से। मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रैक्टर से। तो दो ही ऑब्जेक्ट थे, एक ट्रैक्टर एक कार था, और दोनों में जब मोमेंटम कांस्टेंट किया गया तो एनर्जी का रिलेशन कुछ और आया, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट की गई तो एनर्जी का रिलेशन कुछ और आया। और ये बात आप अपने जहन में आप बैठा लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे मिस्टेक करते होंगे, वो इसी चीज में कंफ्यूज हो सकते थे, एक ही रिलेशन कैसे दो चीज को एक ही चीज पे डायरेक्टली और एक पे इनवर्सली कैसे हो रहा है। तो ये बात समझ में आई, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगा, जब मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगी। आई थिंक अब आपको इस बात की क्लियरिटी मिल गई होगी। आगे बढ़ते हैं, इसमें कहो तो बच्चों वाला सवाल करवा सकते हैं, एक मास गिवन है 10 kg का, उससे वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड की है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो। तो ये महा आसान सवाल है, ऐसे सवाल तो आप क्लास 9 में करते आए हुए हो, तो अब बड़े हो गए हो तो थोड़ा उसका परिचय दो। और आगे बढ़ते हैं इसमें। तो नीट एग्जाम में सवाल देखे जाते हैं, जेईई मेंस में सवाल देखे गए हैं, वो दो कॉन्सेप्ट, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट में दिख रहा है जो बहुत कम लोग आपको बताते होंगे। परसेंटेज चेंज वाले सवाल यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं।
परसेंटेज चेंज वाले और मैक्सिमम बच्चे उस सवाल को गलत करते हैं। क्या बात सर, परसेंटेज चेंज का सवाल गलत करेंगे हम? हाँ, आप लोग परसेंटेज चेंज का सवाल गलत करते हो और आगे गलत ना करो, इसलिए हम उसे एज अ कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। ओके, तो अगला टॉपिक क्या है? परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम दो तरीके से निकालेंगे। हम दो तरीके की बात करेंगे। जब पहला कंडीशन कब अप्लाई करेंगे भैया? जब चेंज, जो परसेंटेज चेंज हो वो कितना हो? लेस देन 10 हो। मतलब जो परसेंटेज चेंज हमें मिल रहा हो वो 10% से कम मिल रहा हो। 8%, 2%, 3%, 4% की बात की जा रही हो, 10% से ज्यादा के परसेंट की बात ना की जा रही हो, तब हम इसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। और अगर जब परसेंटेज चेंज 10% से ज्यादा हो सकता है मोमेंटम चेंज गिवन हो तो आपसे काइनेटिक एनर्जी में चेंज पूछ लिया हो सकता है वेलोसिटी चेंज देखिए आपको काइनेटिक एनर्जी में चेंज पूछ लिया हो। लेकिन एक काम, इस बात पे गौर रखना भैया, जब 10% के नीचे होगा तब कुछ अलग कॉन्सेप्ट, जब 10% से ऊपर होगा तो कॉन्सेप्ट अलग है, चेंज। ठीक है, तो परसेंट चेंज ठीक है, कैसे निकालेंगे जरा इसे सोचो तो। वही चीज जो आज से करते आए रहे हैं बचपन से आज तक। हम क्या जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? p²/2m। क्या हम दोनों तरफ काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? जी बिल्कुल सर कर सकते हो। अगर काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 1 हो जाएगा, और क्योंकि मोमेंट 1/2m एक कांस्टेंट टर्म होगी, ये बाहर आ जाएगी, और इसका क्या हो जाएगा 2dp/dke हो जाएगी, यही तो आ जाएगा। अच्छा, इसे अगर चाहे तो इधर शिफ्ट कर सकते हैं। जी सर बिल्कुल शिफ्ट करवा सकते हो, क्यों नहीं करवा सकते हो, क्या दिक्कत है? ए क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अच्छा। अब हम क्या चाहें तो काइनेटिक एनर्जी से दोनों साइड में डिवाइड करवा सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल ऐसा करवा सकते हो, कोई एतराज़ नहीं है, हमें कोई एतराज़ नहीं है आपको। अच्छा सर, अच्छा यहाँ पे एक बात का ध्यान देना, यहाँ पे एक p और आएगा क्योंकि p² था 2p/dp/dk, तो यहाँ पे एक टर्म और p की आ जाएगी। ठीक है, इधर देखोगे तो इसे क्या लिख सकते हो? p²/2m लिख सकते हो भाई काइनेटिक एनर्जी को। तो p/dp/m इंटू p²/2m। भाई साहब 2 ऊपर जाएगा mm कैंसिल हो जाएगा, p ऊपर जाएगा सर 2 ऊपर जाएगा mm कैंसिल हो जाएगा, और क्या आ जाएगा एक p से एक p कैंसिल हो जाएगा, तो d ke/ke इक्वल्स टू 2 टाइम dp/p आएगा। फिर हमें परसेंट चेंज निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई। ये क्या होगा? परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा। इसे क्या बोलेंगे हम? इतनी टर्म को हमने क्या नाम देंगे? परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसे क्या बोल देंगे? इसका क्या नाम देंगे? परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। तो यहां से हमें क्या समझ में आया?
परसेंट चेंज, एक रिलेशन मिला, परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितने के बराबर होता है, 2 टाइम परसेंट चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, ए रिलेशन वैलिड कब होगा, ए रिलेशन वैलिड तब होगा जब गिवन परसेंट चेंज कितना हो, 10% से कम हो। अगर ये 10% से ऊपर हो गया तो भैया ए रिलेशन काम नहीं करेगा। तो भैया 10% से ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालने के लिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, का इस्तेमाल करेंगे इस काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालने के लिए काम करेंगे। ओके, तो जब 10% से ज्यादा हो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल, परसेंटेज चेंज निकालना होगा तो क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपान चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपान 100 काइनेटिक एनर्जी अपान इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100। एक काम कर सकते हैं, परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए एक काम किया जाता है। हाँ, तो परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए अगर एक काम किया जाता है तो इसका क्या तरीका निकल के आया देखो। अब इसे हम और क्या क्या लिखते हैं, डेल्टा के ई अपान के इनिशियल इंटू 100 को हम लिख सकते हैं के फाइनल माइनस के इनिशियल अपान के इनिशियल इंटू 100। एक के क्या है जानते हो, काइनेटिक एनर्जी ही लिखी हुई है, ठीक है, उसमें के ही नहीं लिखे क्योंकि बहुत बड़ा टर्म बन रहा था। तो जब 10% से बढ़ा दिया गया होगा तो इसके सहारे हम काम करेंगे। आई थिंक दोनों बात एक डिफरेंशिएशन से निकाला गया इस्तेमाल छोटे चेंज के लिए करते हैं, और जब चेंज बड़ा हो जाएगा तो हम नॉर्मल प्रोसीजर अपनाएंगे। ठीक है, कोई डाउट है? चलिए, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आ गई तो इसे नोट कर लो और फिर इस पर क्वेश्चन करते हैं तो फिर बात समझ में आ जाएगी, जिससे अभी कुछ कंफ्यूजन बचा होगा। तो इसे पहला काम नोट करो, फिर इस पर क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, ये भी आप सब नोट कर लिए होंगे इसे, वीडियो पॉज करके। अब परसेंट चेंज में कुछ सवाल देख लेते हैं हम कैसे निकालेंगे। चलिए अब इस पे देखते हैं हम क्वेश्चन इस टॉपिक पे। ओके, इस टॉपिक के क्वेश्चन जैसे मैंने पहले ही बताया, परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पे दो तरीके के मिल सकते हैं। एक चेंज 10% से कम हो, एक चेंज 10% से ज़्यादा हो। तो हम दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको कराएंगे। पहले हम देखेंगे अगर चेंज 10% से कम हो तो कैसे हम परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। ओके, क्वेश्चन पहला क्या, मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट increased by 6%, then calculate percent change in kinetic energy of the object। ओके भाई, क्या है आपके पास, आपको दिया है जो मोमेंटम है 6% इंक्रीज किया जाता है, तो परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताना है। गिवन चेंज जो है कितना है, 10% से कम। हाँ, तो क्या हम लिख सकते हैं परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 2 टाइम परसेंट चेंज इन मोमेंटम। कैसे आया सर, अभी हमने डेरिवेशन का करवाया था, एक बार फिर जल्दी से इसका रिकैप लेंगे। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू आप P² अपॉन 2m। डिफरेंशिएट
काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू काइनेटिक एनर्जी, या डिफरेंशिएट दिस टर्म विथ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू काइनेटिक एनर्जी। जब इसे काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट में, तो डी के ई बाई के ई इक्वल्स टू 2p dp अपान डी के ई अपान 2m। जनाब 2 से डी के बाई ई क्या बचेगा, 1 बचेगा, p dp अपान डी के ई। आगे बढ़ो इसमें, और यहां से आपने डी के ई को क्या कैलकुलेट किया था, पी डी पी, ठीक है, डिवाइड करा दो काइनेटिक एनर्जी से, ये क्या हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करवा दो 100 से। क्यों मल्टीप्लाई, परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए ना, ये तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और ये इधर क्या आएगा, पी डी पी अपान, इसे क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर अपान 2m इंटू, एक चीज़ और यहाँ पे m भी साथ में रहेगा, यहाँ पे m भी साथ में रहेगा, यहाँ भी m भी साथ में रहेगा, तो इंटू 100, एक p से p जाएगा, एक p बचेगा, m से m गया, तो आप क्या लिखेंगे, डी पी डी के ई क्या आ जाएगा, डी पी 2 टाइम डी पी अपान पी इंटू 100। एक है परसेंट चेंज इन मोमेंटम, परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ से हम लिखेंगे परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम परसेंट चेंजिंग मोमेंटम। ये बात लिखे थे कि नहीं, ये बात आगे हम पहले कर चुके हैं, तो हम शॉर्ट में डेरिवेशन भी इसका देख ले रहे हैं। तो परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है, गिवन क्या है, परसेंट चेंज इन मोमेंटम कितना गिवन है, 6%, तो यहाँ पे हम ये फार्मूला पुट कर सकते हैं बिल्कुल, तो परसेंट काइनेटिक इन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 2 इंटू 6 बराबर कितना आएगा, परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 12% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हमारा 12%। कोई डाउट है इसमें, एक आसान सा क्वेश्चन था ना। अगर आपको ये चीज़ पहले से ही है लर्न है तो डायरेक्ट इसे अप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप डिराइव कर सकते हो ना, कौन सी बड़ी बात है, डिफरेंशिएशन, छोटे छोटे डिफरेंशिएशन भी आपको नहीं आते, आप तो कर सकते हो। आगे आप देखते हैं सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, जब चेंज कितना हो, 10% से ज़्यादा हो। चलिए देखते हैं उस पर क्वेश्चन। चलो आई थिंक आप लोग इसे पॉज करके नोट कर लिए होंगे। अब आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसमें अब सेकेंड वैरायटी का क्वेश्चन लेते हैं, जब परसेंट चेंज जो गिवन हो हमें कितना हो, 10% से ज़्यादा हो, वो कैसा होता। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ द मोमेंटम चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट by 20%, if the momentum change of an object कितना है 20%, then calculate percent change in kinetic energy। क्या आप परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसको 2 टाइम ऑफ परसेंट चेंज इन मोमेंटम लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो वैलिड है केवल जब चेंज लेस देन 20% हो, लेस देन 10% हो। यहाँ तो 20% गिवन है, तो भाई यहाँ पे वो काम नहीं करेंगे। तो यहाँ की परसेंट चेंज के लिए क्या करेंगे हम, परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे अपान इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100 करेंगे। ठीक है भाई साहब, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, हम मानेंगे ठीक है, हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी
कैलकुलेट करेंगे, देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब के फाइनल और के इनिशियल कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो हम मानेंगे इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट का हम इनिशियल मोमेंटम क्या मानेंगे, p मानेंगे, p मानेंगे। अच्छा, तो अगर ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम p है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, p²/2m। अच्छा, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, क्योंकि उसमें कितना चेंज किया गया है, 20% का चेंज कितना किया है मोमेंटम में, 20% का, मतलब डेल्टा p/p इंटू 100 कितना है, 20% है। डेल्टा p को हम क्या लिख सकते हैं, p फाइनल माइनस p इनिशियल, और नीचे ही p जो गिवन है वो क्या है, p इनिशियल, इसे बोले इंटू 100 इक्वल्स टू 20। जनाब हमने इनिशियल मोमेंटम क्या मान रखा है, p, तो फाइनल मोमेंटम यहां से निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल। कैसे, p फाइनल माइनस p/p इक्वल्स टू 20/100। 20/100 को लिखें तो 1/5 लिख सकते हैं। इधर से जो p फाइनल आएगा क्या आएगा, p प्लस p/5, दैट्स मीन 6p/5। ये क्या अपना p फाइनल आ गया, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, p फाइनल मोमेंटम हमारा 2m, तो फाइनल मोमेंटम कितना, 6p/5 का स्क्वायर अपॉन 2m, ये इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा, अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिल गई है, तो क्या परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल। इसे आप नोट कर लिए होंगे, नहीं की हो तो पीछे जाओ, पॉज करके नोट कर लो। तो इसे क्या लिख सकते हैं, के फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू 100। ठीक है भाई। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है, अगर इसे लिखो 36/25p², 36p² अपॉन 50m माइनस p²/2m अपॉन इनिशियल मतलब p²/2m इंटू 100। भाई साहब p²/2m ऊपर नीचे कॉमन करके कैंसिल कर दो, तो क्या बचेगा, 36/25 माइनस 1 इंटू 100। इसे और अच्छे से लिखूं तो क्या लिख सकते हो, 36 माइनस 25 अपॉन 25, मतलब 36 माइनस 25 क्या हो जाएगा, 11/25 इंटू 100। और इसे क्या लिख सकते हैं, 25 चौके 100। तो यहां पे जो परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया जनाब, कितना आया, 44% का आया, 44% का आया। कितना आया, 44%। दिख तो रहा है, नहीं दिख रहा हो तो इसे हम इधर लिख देते हैं, परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, 44% आएगा। हाँ 44%। अगर इसी को आप पहले वाले मतलब जिसमें 10% से कम वाला फार्मूला था, जो हमारा क्या था, परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम परसेंट चेंज इन मोमेंटम, उससे करते हैं तो कितना आता, 2 × 20% मतलब 40% आता परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसलिए वो प्रोसीजर यहाँ पे नहीं अप्लाई होता, जबकि रियलिटी क्या आया, 44% चेंज आया। इस तरीके से कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। अगर आपका नीट का प्रीवियस ईयर उठाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे मिलेंगे आपको, ठीक है। बाकी बुक कोई अगर आपके पास होगी, नहीं तो कहोगे हम डीपीपी प्रोवाइड कर देंगे अगर आपको जरूरत होगी ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन की, ठीक है। तो आई थिंक काइनेटिक एनर्जी के बारे में जो बेसिक चर्चा हो सकती थी वो हमने कर ली। अब हम चलते हैं अपने दूसरी एनर्जी के पास जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। अपनी दूसरी एनर्जी के पास जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसे नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो
आई थिंक आप सब नोट कर लिए होंगे, इसे इरेज कर देते हैं फिर। तो चलिए अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाँ देखो, इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर पाना आसान बात नहीं है, इम्पॉसिबल है। हमेशा हम पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डिफाइन कर पाते हैं, ठीक है। और उसे कैसे डिफाइन करते हैं? द एनर्जी स्टोर बाय अ बॉडी टू चेंज इट्स पोजीशन और इट्स कॉन्फ़िगरेशन। मतलब किसी बॉडी में स्टोर हुई, किसी बॉडी में उसकी पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की चेंज होने की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसे क्या बोलते हैं हम? बेसिकली उसका नाम रखते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। सर इसका एग्जांपल दीजिए कि बॉडी की पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से भी एनर्जी स्टोर होती है, इसका एग्जांपल जरा आप दीजिए। अगर आप धनुष चढ़ाते हो, धनुष जानते हो ना, जो इंसान धनुष को चढ़ाता है पहले क्या करता है? ऐसे उसे खींचता है, तो जो वो होती है धनुष, वो क्या होता है? बैंड हो जाता है। प्लस जो स्ट्रिंग में जिसमें हम एरो को लगाए रहते हैं वो भी पीछे खींचती है। इसकी वजह से क्या होता है? इनिशियली पोजीशन में एरो की इनिशियल पोजीशन को कुछ पीछे लाते हैं। पीछे लाने में उसके अंदर हम क्या स्टोर कर देते हैं? बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी। और जब उसे छोड़ते हैं तो वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होके वो आगे निकल, मतलब एरो आगे निकल जाती है। ओके। सेकेंड चीज, अगर आप एग्जाम्पल दूसरा कोई देखना चाहते हो तो बैलून को याद करो, गुब्बारा। जब आप बचपन में थे तो क्या करते थे? गुब्बारे को मुंह से फुलाते थे, 2-3 दिन में फुला लेते थे, दर्द करने लगता था मुंह। किसी तरीके से मान लो वो फूल गया और आपसे चूक हो जाती थी उसे बांधने में, तो गुब्बारा क्या करता था? आपके हाथ से निकल के सीधा ऊपर की तरफ चला जाता है। इस बात को थोड़ा ऑब्जर्व करो। जब आपने गुब्बारे में हवा भरी तब उसके अंदर आपने क्या स्टोर कराया? पोटेंशियल एनर्जी। कैसे स्टोर हुई? क्योंकि उस गुब्बारे की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया, उसका शेप पिचका हुआ था, बाद में वो फूल जाएगा। और जैसे ही उसमें से हवा निकलना शुरू हुई, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी तब्दील होके गुब्बारे को ऊपर उठा ली गई, ऐसे ऊपर जाने लगता है। सेकेंड एग्जाम्पल, कोई और एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल नंबर और आगे चलो, स्प्रिंग को याद करो। आप कोई स्प्रिंग लेना, उसे क्या कर लेना? पहले क्या करना? खींच लेना, खींच के फैला लेना, एक्सपैंड कर लेना। उसके बाद उसे छोड़ना, तो स्प्रिंग तेजी से अंदर जाएगी, तेजी से अंदर जाएगी। हो सकता है आपको चोट भी लग जाए। तो मतलब जब आपने उसे खींचा तो उसके अंदर क्या किया? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किया। फिर जब हो गई वही पोटेंशियल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी तब्दील हो गई, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज अ एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू चेंज इन पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए इसे थोड़ा सा लिख लेते हैं और इसको थोड़ा और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। द एनर्जी store in an object due to change in position और इट्स कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भैया। द एनर्जी स्टोर एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन पोजीशन और इट्स कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इंपॉर्टेंट बात बताएं, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने एक बात पहले ही कहा, हमेशा हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो माइनस टाइम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होता है। यहां से दो चीज सामने और आपके निकल के आ गई। पहली चीज, हम डिफाइन करते हैं हमेशा चेंज
हम हमेशा क्या डिफाइन करते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन, ट्रिपल स्टार पॉइंट लिखा, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कैसे फोर्स होते हैं? जिनका वर्क डन के पाथ पे डिपेंड नहीं करता, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। और वर्क डन, अगर मैकेनिकल एनर्जी क्या होती थी? फोर्स लगा के किसी बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया जाए, मतलब फोर्स लगा के किसी बॉडी में वर्क डन कर दिया जाए, तो जो एनर्जी होती है, जो कैपेसिटी होती है वर्क डन करने की, वो क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में होती है। तो अगर वही जो फोर्स अप्लाइड है वो कैसा हो जाए? कंजर्वेटिव हो जाए, और फिर हम उसके लिए क्या डिफाइन कर पाएंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या कंजर्वेटिव फोर्स के लिए काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर पाएंगे? क्या कंजर्वेटिव फोर्स के लिए काइनेटिक एनर्जी डिफाइन नहीं है? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों डिफाइन है, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी डिफाइन है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं। तो इस बात का गौर करना। तो यहाँ पे हमने लिख लिया ट्रिपल स्टार पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसे और आगे लिखे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल माइनस टाइम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसे और अच्छे से लिखा जाना चाहिए, तो वर्क डन है कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर, अगर हम इनिशियली रेफरेंस लेवल मान ले, इनिशियल पोजीशन को क्या मान ले? रेफरेंस लेवल। अगर हम इनिशियल पोजीशन को क्या माने? रेफरेंस लेवल माने। और रेफरेंस लेवल के लिए एक बात याद रखना, हम जर्नली अगर रेफरेंस लेवल पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं गिवन है, जनरली रेफरेंस लेवल पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस लेवल 0 के बराबर होती है। ठीक है, अगर ये बात आप लिख लिए हो तो क्या हम इसे इरेज कर सकते हैं? जनरली जो रेफरेंस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी होती है 0 के बराबर होती है। अगर हमें कुछ गिवन है तो हम वो रखेंगे, अगर नहीं गिवन है तो हम रेफरेंस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मानेंगे। और इनिशियल पोजीशन को हमने यहाँ रेफरेंस लेवल मान लिया है, इसका मतलब है इनिशियल पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 रही होगी। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हम मान लेते हैं किसके बराबर है? U के बराबर है। तो हम यहां से लिख पाएंगे जो आप बुक में पढ़े हैं, U इक्वल्स टू वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब U इक्वल्स टू F डॉट dx लिख पाएंगे, या F डॉट s लिख पाएंगे। तब लिख पाते हैं F डॉट से, कब लिख पाते हैं? जब इनिशियल लेवल पे इनिशियल जो पोजीशन है उस पे क्या हो? पोटेंशियल एनर्जी 0 हो, तो हम क्या लिखेंगे? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू F डॉट s। ठीक है, यहां F कैसा होना चाहिए? कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए। अब कंजर्वेटिव फोर्स हमें याद करो 3 तरीके से बताए थे हमने, 3 तरीके के कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ाए हैं आपको। एक स्प्रिंग फोर्स, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इन्हीं तीनों के लिए ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होगी, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारे पास, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारे पास, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। आज के क्लास में हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की, और जब हम क्लास 12th में चले जाएंगे और चैप्टर का नाम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो वहां पे बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो चलिए आगे हम लेक्चर्स को और बढ़ाते, अब चलते हैं आगे और हम बात करते हैं अपनी ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इतना आप नोट करो।
चलिए अब चर्चा हम किसकी करेंगे, सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा करेंगे। थोड़ा ऊपर लिखें यार। पी मतलब ए ना जाना, क्या ना जानना, पावर ऑफ एजुकेशन। पी मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आगे बढ़े उससे पहले हम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स तो सीख ही चुके हैं। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा भाई साहब, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स के माइनस टाइम। अच्छा, बस यही बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है। अब हम इस पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और आपको देंगे क्लियरली। पहला क्वेश्चन है, ब्लॉक एक mkg पे है, mkg का ब्लॉक है, ठीक है। वो कहां रखा है, ग्राउंड पे, ग्राउंड है। ग्राउंड पे रखा है और इस mkg वाले ब्लॉक को h हाइट ऊपर ले जाके रख दिया जाता है। फाइनली इनिशियली यहां पे था, ऊपर कितना ले गया गया इसे, h हाइट। h हाइट ऊपर ले जाके इसे रख दिए। हमसे पूछा है इस पॉइंट का नाम रख दें ए पी, जो ऊपर h हाइट है इसका नाम मान लो, इस पोजीशन का नाम पॉइंट P रख देते हैं। हमसे कहा भाई साहब क्या, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P। तो हमें पता है कि क्या पता है हमें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहां पे ऊपर ले जाने के लिए कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल, या सॉरी यहां पे ऐसा आपसे पूछा गया क्योंकि, या ठीक है, चेंज इन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P। देखो यहां पे केवल और कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स इस मास पे एक्ट कर रहा है, मास पे mg। तो जो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी आएगी किसके लिए आएगी, mg फोर्स के लिए आएगी। तो यहां पे mg कैसा फोर्स है, ग्रेविटेशनल। तो यहां पे हम कौन सी पोटेंशियल एनर्जी पाएंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम किसके बराबर जानते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस टाइम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल। ऊपर हमने बात सीखी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी u फाइनल माइनस u इनिशियल। हम देखो जब भी हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना होगा तो हम रेफरेंस लेवल, जनरली अगर कुछ गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो रेफरेंस लेवल यहां किसको मानेंगे, ग्राउंड को मानेंगे। कुछ गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो हम ग्राउंड को मानेंगे। और ऐसा मानेंगे ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी जीपीई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। मतलब ग्राउंड को हम रेफरेंस लेवल मानेंगे और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी हम मानेंगे जीरो है, जो कि इनिशियली है, यू इनिशियल। और फाइनली हम यहाँ पे यू फाइनल क्या मानते हैं, मानते हैं पी पॉइंट पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कुछ यू आ गई। तो यू ये किसके बराबर होगा, माइनस टाइम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी जीरो, फाइनल यू, तो यू माइनस जीरो लिख सकते हैं जनाब। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है नीचे mg, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, ऊपर h, ऊपर h हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। एंगल बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट
180 डिग्री, दैट मीन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स mgh cos 180 डिग्री। तो जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P आएगा, किसके बराबर आएगा? mgh के बराबर आएगा। इसलिए हम कहते हैं अगर कोई ब्लॉक h हाइट ऊपर रखा है, उसका मास m है, तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh होती है। ठीक है, ये बात यहां से निकल के आती है। अगर आप जाते हो 10 मीटर की हाइट पे और आपका मास 60 केजी है, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगी? 6000 जूल आएगी। 6000 जूल। 60 किलो आपका मास, 10 मीटर ऊपर गुणे 10 गुणे जी मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 100 इंटू 60 मतलब 6000 जूल। ओके, क्लियर है इतनी बात? आगे इस पे और क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो, ताकि आपको और क्लियरिटी अच्छे से मिल जाए। तो इतना नोट करो, फिर इसे हम इरेज कर दें। देखो एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं। m मास m केजी का मास है, इनिशियली ग्राउंड से h हाइट ऊपर रखा गया था और फिर इसे यहां से ले आके ग्राउंड के नीचे h हाइट तक पहुंचा दिया जाता है। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनली नीचे ग्राउंड के गड्ढा खोद के m केजी वाले ब्लॉक को नीचे भी इसे h हाइट तक पहुंचा दिया जाता है। ये इसकी फाइनल पोजीशन है। इनिशियली मान लो पॉइंट ए पे था, फाइनल एक पोजीशन का नाम पॉइंट बी रख देते हैं। तो हमें क्या बताना है? फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक m kg एट पॉइंट बी। फिर हमारा वही काम, यहां पे एक फोर्स के लिए केवल एक ही ऐसा फोर्स है जिसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है, उसका नाम ग्रेविटेशनल है। तो यहां पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस टाइम। रेफरेंस लेवल किसको लो? हम कहें अगर कुछ गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो हम ग्राउंड को रेफरेंस लेवल मानेंगे। तो ये हमारा क्या है? RL है, रेफरेंस लेवल। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली जीरो है। अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो इसके h हाइट ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? इसके h हाइट ऊपर चले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने क्या देखा था? mgh। इसकी h हाइट पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, मैंने अभी पहले ही कैलकुलेट किया है। और ना पता हो तो फिर से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, अच्छा ये तो सही बात है यार, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट ए पे क्या निकालेंगे, हमें नहीं पता, मान लो याद वाद नहीं रह गया आपको, तो हम यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। ग्राउंड से h हाइट ऊपर हम पोटेंशियल एनर्जी पहले कैलकुलेट करना चाहेंगे। ग्राउंड का जो पॉइंट है इसका नाम दे देते हैं O, या कुछ भी नहीं, ग्राउंड ही बोलो। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस टाइम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल। हम मानते हैं इनिशियली ग्राउंड पे था ब्लॉक और फिर फाइनली यहां पहुंचा दिया गया। तो U फाइनल क्या है? बेसिकली ये U के बराबर है, U फाइनल U ऑन A के बराबर है। तो UA माइनस इनिशियली कहां था? ग्राउंड पे, 0 माइनस टाइम mgh।
क्योंकि यहां से ऊपर ले जाने के लिए इस पे फोर्स एक्ट करेगा, नीचे mg, डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा h, और cos 180 डिग्री होगा तो माइनस mgh आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑन पॉइंट ए कितना आ जाएगा, mgh के बराबर आ जाएगा, क्योंकि हमें रेफरेंस लेवल ग्राउंड को माना है ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी नहीं, ग्राउंड पे होगी ना, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी हमें यूए क्या मिल गई, mgh। अब हमें बी पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब क्या कर रहे हैं, हम ए से बी पे ला रहे हैं, तो इनिशियल पोजीशन ए होगी, फाइनल पोजीशन बी होगी, तो फाइनल क्या होगा, यू बी माइनस यू ए इक्वल्स टू माइनस टाइम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। जनाब जब ए से बी तक लाएंगे तो mg फोर्स नीचे एक्ट करेगा, डिस्प्लेसमेंट भी h नीचे होगा, मतलब एंगल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स वेक्टर में 0 डिग्री, तो मतलब ub माइनस ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी mgh इक्वल टू यहां से नीचे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2h, और फोर्स कितना है mg 2h इंटू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि जब यहां से नीचे ला रहे हैं तो नीचे ही डिस्प्लेसमेंट नीचे ही फोर्स, तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0 डिग्री। इसे पुट करोगे तो पॉइंट V पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, इधर 2mgh हो जाएगा, एक mgh 3mgh। मे बी कि आपको ये बात समझ में आई होगी। कहानी यहाँ पे रेफरेंस लेवल की थी, जब कुछ नहीं गिवन है तो रेफरेंस लेवल ग्राउंड को मानेंगे, और अगर मान लो रेफरेंस नंबर ए दिया होता, ए पे मान लो कह देता ए पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो क्या करते, ए से बी के लिए हम सीधा वो लगा देते यू फाइनल माइनस यू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि ए पे वो पहले से बोल देता है क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो यू फाइनल मतलब यू बी इक्वल टू 2mgh के बराबर आ जाता। पता नहीं समझ में आ रहा है कुछ, ये सब ऊपर से ही जा रहा है। सॉरी इसमें गलती है, एक सेकेंड यहीं पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक। देखो माइनस mgh और इधर माइनस 2mgh, तो कितना हो जाएगा माइनस mgh, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑन पॉइंट बी क्या आ गया, माइनस mgh आ गया। कुछ लोग कह रहे हो जैसे ग्राउंड तो पता है, इधर देखो यहाँ पे रेफरेंस लेवल ग्राउंड था तब तो पता है, लेकिन रेफरेंस लेवल क्वेश्चन में कुछ और दे सकता है ना, डिपेंड करेगा कि रेफरेंस लेवल क्या है, उस हिसाब से काम करेंगे। मे भी आपको क्लियरिटी मिली होगी, नहीं मिली होगी तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करना, थोड़े और क्वेश्चन का आराम से हो जाएगा। ठीक है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, सिर्फ चेंज निकालना है, उसे वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर कर देना है। आगे बढ़े और बात करते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। चलिए अब बात करेंगे हम, बेसिकली इसे नोट कर लिए होंगे आई थिंक आप वीडियो पॉज करके, और अब बात करेंगे हम किसकी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की। जैसे हमारे पास एक कंजर्वेटिव फोर्स था, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी देख लिए। अब बात करेंगे हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, चलो इसे समझते हैं थोड़ा सा। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कोएफिशिएंट k गिवन है, इसके साथ एक मास m अटैच है, m kg का मास है जो कि अटैच। होता क्या है, ए इसकी इनिशियल पोजीशन है, और इनिशियल पोजीशन सपोज करो इसकी नेचुरल लेंथ पे है, और फिर इसे हम कुछ डिस्प्लेसमेंट करके x डिस्प्लेसमेंट करके कहाँ पहुंचा दिए, एक कहीं और पहुंचा दिए। सपोज करो ये इसकी फाइनल पोजीशन है, कहाँ से डिस्प्लेसमेंट है, फ्रॉम द नेचुरल लेंथ। और यहाँ पे हमने पहुंचा दिया, ए इसका इनिशियल पोजीशन, इसकी फाइनल पोजीशन। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव स्प्रिंग फोर्स क्या होता था,
जब हम ब्लॉक को इधर लेके जाएंगे, स्प्रिंग फोर्स हमेशा कैसे एक्ट करता है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। ब्लॉक को इधर डिस्प्लेस करेंगे, स्प्रिंग फोर्स इधर एक्ट करेगा। मतलब FSP dx cos 180 डिग्री। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स जो होता है किसके बराबर होता है, kx माइनस टाइम kx dx के। ठीक है, अब इनिशियल फाइनल और लिमिट क्या होती है, x इनिशियल से x फाइनल। और फिर जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स हमें क्या मिलता है, हाफ x इनिशियल का स्क्वायर माइनस x फाइनल का स्क्वायर हाफ के x इनिशियल का स्क्वायर माइनस x में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल होगा, माइनस साइन आगे होगा तो उसे अंदर में भेज देंगे, x इनिशियल माइनस x फाइनल हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? अच्छा चलो अब आगे हम सीखते हैं। अगर यहाँ पे हमें पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, अगर मान लो x इनिशियल पोजीशन ए है और ये फाइनल पोजीशन ए है, ठीक है, हमें बताना है इसमें क्या बताना है, इस पोजीशन पे फाइनल कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पोजीशन। फाइनल जहां पे है ब्लॉक, यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो क्योंकि यहां पे कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करेगा, केवल स्प्रिंग फोर्स mg लगेगा ब्रो, लेकिन mg की वजह से जो वर्क डन आएगा जीरो, क्योंकि mg नीचे डिस्प्लेसमेंट इधर, mg और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री एंगल, तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे जीरो आ रहा है। केवल एक ऐसा फोर्स है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है जिसकी वजह से स्प्रिंग यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, और वो स्प्रिंग फोर्स है, और उसकी वजह से वर्क डन कितना हो रहा है उसे हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा किसके बराबर होगा, माइनस टाइम वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, यही तो बात, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो मतलब u फाइनल माइनस u इनिशियल जनाब किसके बराबर हो जाएगा, माइनस हाफ के x इनिशियल का स्क्वायर माइनस x फाइनल का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो ये तो जर्नल केस बना हमारे पास, ये हमारे पास जर्नल केस बना, इसे चाहो तो लर्न कर सकते हो, लेकिन ये सब चीजें याद करने वाली बात नहीं है। अब देखो यहां पे जब हमें स्प्रिंग फोर्स की बात हो, अगर कुछ रेफरेंस लेवल गिवन है तो हम उसे मानेंगे रेफरेंस लेवल, अगर नहीं गिवन है तो रेफरेंस लेवल हम किसे मानेंगे, नेचुरल लेंथ को मानेंगे। ठीक है, नेचुरल। और ब्लॉक इनिशियली कहां पे है, नेचुरल लेंथ पे है, ब्लॉक इनिशियल नेचुरल लेंथ पे है, तो मतलब यहां पे जो पोटेंशियल होगी यू इनिशियल क्या होगी, जीरो होगी। और हमें पता है रेफरेंस लेवल की पोटेंशियल एनर्जी हम क्या मानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑन रेफरेंस लेवल क्या होती है, जीरो होती है। अगर कुछ गिवन है रेफरेंस लेवल पोटेंशियल एनर्जी तो अलग बात है, नहीं गिवन है तो रेफरेंस लेवल नेचुरल लेंथ को मानेंगे और ऐसा मानेंगे वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो क्या लिखेंगे, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सपोज करते हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी u है, ठीक है, तो u फाइनल पोटेंशियल एनर्जी u माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो इक्वल्स टू हाफ माइनस हाफ के इनिशियल एलोंगेशन फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, इनिशियल एलोंगेशन फ्रॉम द नेचुरल लेंथ जीरो है, x इनिशियल जीरो, फाइनल एलोंगेशन फ्रॉम द नेचुरल लेंथ और फाइनल कंप्रेशन फ्रॉम द नेचुरल लेंथ x है, x स्क्वायर कास वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स हमसे पढ़े होते, एक दो लेक्चर और पीछे जाके पढ़ लो भैया, नहीं तो आगे सारे लेक्चर्स में आपको समस्या होने वाली है। जो मैंने वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स पढ़ाया था, फालतू में नहीं पढ़ाया है, यूज है इसलिए पढ़ाया है।
अब एलोंगेशन फ्रॉम द नेचुरल लेंथ क्यों मेजर किया जा रहा है, ये तो आपको पता ही नहीं होगा, जबकि इसमें हम क्वेश्चन कराए हैं, बच्चों को कंफ्यूज कराए हैं। चलिए, तो यहां से जो आपको मिलेगा, एक माइनस साइन यहां पे है और एक माइनस साइन यहां मिलेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या मिली आपको, हाफ के एक्स स्क्वायर दिख रही है। और जनरली याद करने वाले बच्चे यही याद करते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, जबकि अगर आप याद करना हो तो इसे याद करो, क्योंकि यहां में ये क्या है, इसके साथ साथ कंडीशन है। पोटेंशियल एनर्जी कब होती है, जब रेफरेंस लेवल नेचुरल लेंथ हो और नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो, और एलोंगेशन x कहां से है, फ्रॉम द नेचुरल लेंथ है। तो इस x पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर होगी। ठीक है भाई, क्लियर है, यहां भी यही बात निकल के आई है। लेकिन अच्छा बच्चा इस अप्रोच के साथ काम करेगा किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि यहां अगर रेफरेंस लेवल बदल दिया, ये सब चीजें बदल दी, तो आपके लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़े, एक दो क्वेश्चन देखते हैं इससे, ताकि आपको और क्लियरिटी देने का प्रयास करें हम। ओके, इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। चलो भाई, क्वेश्चन क्या देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसका स्प्रिंग कॉन्सेप्ट के इक्वल टू 100 न्यूटन मीटर गिवन हमें। इनिशियली ये अपने नेचुरल लेंथ पे रखी है, m kg का ब्लॉक है, और इसे डिस्प्लेस कितना कर दिया जाता है, 2 मीटर, मतलब 2 मीटर इसे लॉन्गेट करवा के यहां पहुंचा दिया जाता है। ये सपोज पॉइंट P है, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है इसकी, ये फाइनल है। तो क्या करेंगे, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑन पॉइंट P। फिर वही बात, चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन के एक्स डी एक्स कॉस 180। इनिशियल कहां से लेके, इनिशियल एलोंगेशन 0 है, फाइनली नेचुरल लेंथ से कितना एलोंगेट किया, 2 मीटर। और u फाइनल माइनस u इनिशियल, इधर क्या आएगा, माइनस के बाई 2 एक्स स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। अपन लिमिट वगैरह हम पुट कर दिए हैं सब। k की वैल्यू कितना है, 100 है, 100 बाई 2 इंटू 4, ये कितना आ जाएगा, सॉरी, देखो यहां पे क्या होगा, cos 180 डिग्री माइनस ये बराबर होगा -1 के, तो -1 माइनस इसे प्लस बना देगा, तो इंटीग्रेशन 0 से 2 के एक्स डी एक्स u फाइनल माइनस u इनिशियल, इसका इंटीग्रेशन के कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट 0, सॉरी लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2, u फाइनल माइनस u इनिशियल, k की वैल्यू पुट कर दो 100, u फाइनल माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर अपान 2, कुछ इस तरीके से होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल टू 100 बाई 2 इंटू 4, इसे देखोगे क्या हो जाएगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल कितना आ जाएगा, 200 जूल। ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया। रेफरेंस लेवल बताओ किसे माने, रेफरेंस लेवल अगर हमें कुछ नहीं गिवन है तो नेचुरल लेंथ को मान लेंगे रेफरेंस लेवल,
और मानेंगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। तो जब यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मतलब इनिशियल पॉइंट को रेफरेंसेबल मान लिया और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 है, और तो पोटेंशियल एनर्जी ऑन पॉइंट पे यूपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूपी उत्तर प्रदेश माइनस 0 इक्वल टू 200 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑन पॉइंट पी क्या आ जाएगा, 200 जूल। एक क्वेश्चन आप कैसे कर सकते थे, उस वाले फार्मूले से पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर से कर सकते थे, वहां से भी आंसर सेम आता। लेकिन देखना अगले क्वेश्चन में आंसर सेम नहीं मिलेगा आपको। इतना कर लिए हो तो इसे हम इरेज करें, आगे बढ़ें। कोई दिक्कत हो तो बताओ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सब सेम है, यही है, कुछ डेटा चेंज करेंगे इसी में। जो अपना रेफरेंस लेवल है ये यही है, एलोंगेशन ऐसा ही है, बस अब रेफरेंस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी गिवन है कितनी, 50 जूल की। 50 जूल यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी गिवन है। इनिशियली जहाँ पे है नेचुरल लेंथ पे इसके पास 50 जूल पोटेंशियल एनर्जी है। हमसे पूछा है कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ mkg ब्लॉक एट पॉइंट पी पॉइंट पे बताना है। तो क्या जानते हैं हम, वर्क डन बाई ग्रेविटी स्प्रिंग फोर्स माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी u फाइनल माइनस u इनिशियल इसको टू माइनस इंटीग्रेशन के एक्स डी एक्स कॉस 180। इनिशियली कितना एलोंगेट है, नेचुरल लेंथ 0, फाइनल 2 मीटर एलोंगेट किया गया है। कॉस 180 डिग्री माइनस होगा, एक माइनस आगे है तो माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो u फाइनल माइनस u इनिशियल इसको टू के एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 से 2 तक। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, u पोटेंशियल एनर्जी ऑन पी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लेवल पे क्या गिवन है, 50 जूल। ठीक है, और क्या बोला है, k की वैल्यू कितना है, 100, और इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, x²/2, लिमिट पुट करोगे 0 से 2। आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑन P इक्वल टू 50 क्या हो जाएगा, 200। इधर 2 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 0/2 मतलब 4/2 मतलब 2, 100 इंटू बराबर 200। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑन पॉइंट P क्या आ जाएगा, 250 जूल। अब ये क्वेश्चन अगर आप करते u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर से, तो आंसर गलत पाते। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि रेफरेंस लेवल डिफाइन क्वेश्चन में ही था और वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ गिवन थी। ओके, तो यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं जो कि आई थिंक बहुत आसान बात है, आप सब इसे कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो इसी के साथ चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से मिलेंगे, फिर वहाँ पे बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। तो इसी के साथ चलते हैं, तब तक यार पढ़ाई अच्छे से करते रहो। और कुछ कहना है आपको, जो कहना है कमेंट बॉक्स में कह सकते हो। बाकी अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो उसके बारे में भी मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ हम चलते हैं, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।